तो लास्ट क्लास में हम लोग इस जगह पे पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने लेटर प्रॉब्लम वगैरह देख लिया था और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी किए थे। तो ये सब कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब आगे हम लोग पढ़ते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। और एक सिमेट्री है, सिमेट्री को भी मुझे इसमें पढ़ना पड़ेगा। दो तरह के सिमेट्री होते हैं, एक मिरर सिमेट्री और एक पैरेलल सिमेट्री। तो ये दो तरह के सिमेट्रीज वगैरह होंगे, उसे भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज स्टार्ट करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज, आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। व्हीट स्टोन ब्रिज तुम लोगों ने टेंथ में भी आई थिंक पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो। नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। कुछ नहीं पढ़ा? हाँ सर। दो सर। ओके। तो व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है और इस सर्किट में रेजिस्टेंस वगैरह जो है कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से लगा हुआ होता है। ये ऐसा और ये ऐसा, टोटल 4 रेजिस्टेंस है। ठीक है, और बैटरी अप्लाई किया जाता है इस जगह पे कुछ इस तरीके से। और इसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम कर लेते हैं कि V है। ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम कर लिया V। और इसके रेजिस्टेंस एज्यूम कर लेता हूँ मैं, R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। और एक और रेजिस्टेंस मैं अप्लाई करूंगा इस जगह पे, ये इस तरीके से। ये जो रेजिस्टेंस है ये R5, इसको मैं बोल देता हूँ। तो अभी ये जो चीज है इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को, ऐसा जो हम लोग को दिख रहा है, दिस थिंग, ये जो तरीके से रेजिस्टेंस को लगाया गया है, इस सेटअप को व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और एक होता है अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये अगर तुमने कॉम्बिनेशन देखा है तो बस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलेंगे। अब इसमें दो चीज होंगे, एक पहला बैलेंस्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और दूसरा अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या डिफरेंस है? ये कॉम्बिनेशन अगर कहीं पे भी देखेगा तो मैं व्हीट स्टोन ब्रिज बोलूंगा, और उसमें अगर मैं अभी बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसको डिराइव करेंगे। R1 into R4 और R3 into R2, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल हो जाता है तो उसे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो R1 into R4 अगर इक्वल हो जाए तो डेट विल बी इक्वल्स टू R3 into R2। तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाएगा, दिस विल बी द कंडीशन। और अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए ये दोनों चीज क्या होने चाहिए? नॉट इक्वल होने चाहिए, नॉट इक्वल्स टू R3 into R2। तो ये हो जाएगा हमारा अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो हमेशा देखना क्वेश्चन में बैलेंस्ड बोला है या नहीं बोला है, और अगर बैलेंस्ड बोलेगा तभी जा करके मैं ये R1 into R4 is equals to R3 into R2 प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। सो दिस इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसमें R5 का क्या हुआ? अगर ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज था तो R5 का क्या एप्लीकेशन है?
इसको हम लोग समझते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक और प्रॉपर्टी आ जाता है कि अगर हमारा बैलेंस्ड है तो क्या होगा। तो पहले फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, काफी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारा अभी सिंपल सा चीज आ गया कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। और ये है R1, ये है R2, सॉरी R2 इधर ले लेता हूँ और R3 इसको ले लेता हूँ, और ये है R4। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये जो पॉइंट है P और ये जो पॉइंट है Q, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q। सो अगर रेजिस्टेंस 5 वहां पे लगा हुआ है तो वो बेसिकली किसी काम का नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा। अगर इसमें रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है तो इसमें करंट ही जीरो होगा। जब करंट ही जीरो है तो उस जगह पे रेजिस्टेंस लगा करके रखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा बैटरी लगा दिया गया है। तो अब इस चीज को मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। ये ऐसा, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि हमारा वीपी का पोटेंशियल और क्यू का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और इस जगह पे अगर मैं जीरो अज्यूम करूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और इस जगह पे वी हो जाएगा, इस जगह पे वी, वी, वी हो जाएगा। और इस जगह के पोटेंशियल को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, और इस जगह के भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि वीपी इज इक्वल टू वी क्यू है। और अब मैं R1 के लिए, अगर इससे करंट I1 फ्लो करेगा तो इधर से भी करंट I1 ही जाएगा, और इधर से करंट अगर I2 गया तो इधर से भी करंट I2 जाएगा। R1 के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, R1 के लिए बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू आई आर। तो V माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू I इंटू आर। दिस इज फर्स्ट। दूसरा, इसके लिए क्या करेंगे, x माइनस जीरो इज इक्वल टू I इंटू आर, I1 सॉरी। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, R3 के लिए, R3 के लिए क्या लिखेंगे, V माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू I2 इंटू R3। एंड फोर्थ के लिए क्या बोलेंगे, x माइनस जीरो इज इक्वल टू I2 इंटू R4। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करो, और चारों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर हमारा कंडीशन आता है R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2। ये कंडीशन आ जाता है। तो हमने क्या एज्यूम करा था कि ये दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो कंडीशन हमें ये आ गया। तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको सॉल्व करके निकालो, कैसे निकालेंगे, देखो क्या करते हैं, चलो मैं ही करता हूँ। इन दोनों को इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल किया तो कितना हो जाएगा, I1 इंटू R1 इज इक्वल्स टू आरोपण है I2 इंटू R3। हाँ सर। हम्म और इन दोनों को इक्वल करो, तो इन दोनों को इक्वल करने पे क्या मिलेगा, I1 R2 इक्वल्स टू I2 R4 I1 R2 इज इक्वल्स टू I2 R4। R4। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। बुक में जो है वो इस तरीके से फॉर्मूले गिवन होगा, डेट R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। मैं ज़्यादा बेटर तरीका ये याद रखता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए, R1 R2 R3 एंड R4। तो R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3। ये चीज़ है, क्या ठीक है क्या।
सो दिस इज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बन गया तो हम लोग करंट अब आराम से निकाल सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को भी हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो मुझे एक सर्किट कुछ इस तरीके से दिया गया है। ये ऐसे, ये ऐसे, मान लो ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 10 ओम है, और ये 2 ओम है। कुछ इस तरीके से दे रखा है। और ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगा दिया है मैंने, मान लो 6 ओम का। और फिर बैटरी लगा दिया, बैटरी लगा दिया कुछ भी, मान लो 20 वोल्ट का, बस एक एग्जांपल कर रहे हैं। तो इस सर्किट को अब हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं हाँ है। सर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हाँ सर। हाँ कितना सर। हो जाएगा, अभी बैलेंस्ड है हाँ क्या? सर, बैलेंस है। बैलेंस्ड है, इसका मतलब कि ये जो 6 ओम है उसका कोई मतलब नहीं है, वो वहां पे लगाने का कोई जरूरत नहीं है। तो उस 6 ओम को हटा दिया मैंने, और ये मेरा कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया। तो क्या ये सीरीज पैरेलल, सीरीज में आ गए सभी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में? हाँ सर। कितना हो जाएगा ये, 5 6 7 हो जाएगा ऊपर, और नीचे और कितना हो जाएगा, 14। 14। 14। 14। तो क्या अब आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं कि कितना करंट होगा, और इसमें कितना करंट होगा वो सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं सर। तो ये सर। एग्जांपल हम लोग, हाँ। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है कि इफ, बेसिकली क्या करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। तो इस जगह पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, और ये है हमारा रेजिस्टेंस। नोट में डाल लेता हूँ ये चीज, R1 R2 R3 एंड R4। ये ऐसा, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इस जगह पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, और बोला जाता है कि इफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहाँ पे जो करंट होगा जीरो होगा, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। सो डिफ्लेक्शन विल बी नल। नल डिफ्लेक्शन मतलब कि करंट विल बी जीरो, काइंड ऑफ ये चीज समझ लो। तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या फिर डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा, मतलब कि वो एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बन रहा है। तो ये तरीका होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का, जिसमें कि हम लोग गैल्वेनोमीटर लगा करके इस बात को चेक करते हैं कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और करंट अगर फ्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, जो पोटेंशियल है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का, पोटेंशियल पी और क्यू का, वो सेम नहीं है। फिर हम लोग बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए वैल्यूज को चेंज करते हैं, R1 R2 ये सब चीजें चेंज करते हैं। नेक्स्ट ये चीज है कि इफ, if the positions of galvanometer and battery are interchanged, are interchanged, then also the galvanometer shows null deflection.
सोर्स नल डिफ्लेक्शन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर तुम्हारा बैटरी का लोकेशन पोजीशन जो भी दिया गया है और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन जो भी दिया है उस दोनों को इंटरचेंज कर लें तो भी गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा। डेट मीन्स अभी भी ये जो सर्किट है एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में है। और ये कैसे है बता सकता है कोई? हम्म हाँ मेरा बैलेंस व्हीटस्टोन सर। ब्रिज पहले तो था और अब मैंने पोजीशंस को चेंज कर दिया, बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इस जगह पे लग जाएगा और बैटरी इस जगह पे लग जाएगा। तो मैं अगर इस बात को प्रूव कर दूं कि ये जो है अभी भी बैलेंस्ड है तो मेरा काम बन जाएगा। ये R1 रेजिस्टेंस दिया था, R2 रेजिस्टेंस, ये R3 और ये R4। इनिशियली जो था R1 R4 जो था इक्वल्स टू R3 R2 गिवन था। डेट मीन्स इनिशियल बैलेंस्ड था। अब फाइनल कंडीशन में तुमने सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर दिया तो अब फाइनल वाले फॉर्म में क्या इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस? अगर इक्वल है तो सही बात है। तो ये R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2। क्या यही चीज है एग्जैक्टली है ना? इसका हाँ मतलब अभी भी सिस्टम कैसा है, बैलेंस्ड है। और अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तो मैं बोल सकता हूँ कि गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा, करंट इज इक्वल टू जीरो, नल डिफ्लेक्शन। तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम लोग क्या करेंगे? अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो मुझे कैसा भी सर्किट दिया जा सकता है और सर्किट में एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन ले लेता हूं। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं किया जा सकता है, अनबैलेंस्ड होगा तो उसे भी सॉल्व किया जा सकता है, उसमें भी करंट निकाला जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा टफ है, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में आ जाता है। ठीक है, तो मान लो तुम्हें ये दिया गया है 2R रेजिस्टेंस, ये 2R रेजिस्टेंस, ये 2R रेजिस्टेंस एंड ये R रेजिस्टेंस, और इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया जिसका वैल्यू है R। ठीक है, और बैटरी कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दिया। तो पूछा गया कि इस सिस्टम का R इक्विवेलेंट कितना होगा। दो चीजें पूछे जा सकते हैं कि करंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा। R इक्विवेलेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बनता है तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, बस इतना सा सर्किट दे देगा, फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के क्रॉस R इक्विवेलेंट कितना होगा। सोचो जरा सा थोड़ा सा, फिर मैं स्टार्ट। चलो देखो, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकता है, मतलब एडवांस लेवल में ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, मतलब सबसे डिफिकल्ट। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज दे रखा है। तो अगर ये सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को बाद में समझ में आएगा कैसे डिफरेंट है। तो मान लो कि ये करंट फ्लो कर रहा है, बेसिकली क्या है ना, वो बैटरी भी नहीं देगा, तुम्हें बस इतना सा सर्किट देगा। ये जो सर्किट गिवन है ये बस इतना सा सर्किट देगा, बोलेगा इसी में तुम करंट निकाल करके बताओ, सॉरी आर इक्विवेलेंट निकाल करके बताओ कितना होगा। तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बैटरी लगा देंगे और फिर बैटरी लगाने के बाद फिर उसमें करंट एज्यूम कर लेंगे कि आई है, और करंट एज्यूम करने के बाद फिर उसमें करंट धीरे धीरे हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो करंट गया आई, इसमें कुछ करंट जाएगा और इसमें कुछ करंट जाएगा, बराबर। तो इसमें करंट कितना जाएगा, I1। और मैं इसी जगह पे
जंक्शन लॉ भी लगाते जाऊंगा डायरेक्ट। तो इधर कितना करंट चला जाएगा, अगर तुमने इसमें आई एज्यूम करा है तो इधर हो जाएगा आई माइनस ऑफ आई वन। ध्यान देना अच्छे से, बराबर है क्या? ये इधर चला गया। और फिर इस जगह पे आओ, और इस जगह पे आने के बाद इस डायरेक्शन में करंट एज्यूम कर लेता हूं कि आई फोर है। ठीक है क्या? इस डायरेक्शन में करंट आई फोर है। हाँ सर। तो इस तरफ कितना करंट गया होगा? आई थ्री एज्यूम कर लो। आई टू अभी तक माना भी नहीं है, तो आई टू एज्यूम कर लो। आई टू एज्यूम कर लिया तो इस तरफ कितना करंट जाएगा? आई वन I1 माइनस I2। माइनस ऑफ आई टू। और जब इधर से करंट आ रहा है और इस तरफ से करंट आ रहा है, तो इधर कितना करंट जाएगा? क्या इन दोनों का एडिशन होगा, दिस एंड दिस का? हाँ तो ऐड करो, सर। कितना हो जाएगा? आई माइनस ऑफ आई वन प्लस आई वन माइनस ऑफ आई टू। काफी ज्यादा टाइम लेने वाला है ये क्वेश्चन। आई माइनस ऑफ आई वन प्लस आई वन माइनस ऑफ आई टू। तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आई वन कैंसिल आउट हो जा रहा है, इधर कितना बच जा रहा है? आई माइनस ऑफ आई टू। टू यहाँ पे एट। आई माइनस ऑफ आई टू आ रहा है। ठीक है, ये चीज। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? लूप लॉ लगाना पड़ेगा। लूप लॉ लगाना पड़ेगा। किस किस में लूप लॉ लगा ले? एक इस वाले में लूप लॉ लगा लेते हैं, ऐसे करके, बराबर। तो देखो क्या होगा, इस जगह से स्टार्ट करते हैं चलना। कितना हो जाएगा? टू आर इंटू आई वन, और फिर मैं इधर टर्न ले लिया, और सॉरी इधर प्लस है और ये माइनस होगा। प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो चलो माइनस लगा दो, नहीं तो मैं साइन को ही चेंज कर लेता। माइनस ऑफ आर इंटू आई वन माइनस आई टू, और फिर इस तरफ गया माइनस का उल्टा, प्लस ऑफ टू आर इंटू आई माइनस ऑफ आई वन इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कितना आ रहा है? आर से आर कैंसिल आउट हुआ, और ये बनेगा टू आई वन माइनस आई वन माइनस माइनस प्लस आई टू, एंड प्लस ऑफ टू आई एंड माइनस ऑफ टू आई वन इज इक्वल टू जीरो। और ये कितना हो जाएगा? आई वन एंड आई वन कितना हो गया ये? -5। दो, तीन, चार, पाँच, फाइव आई वन है ना? हाँ। फाइव आई माइनस, और आई टू सिर्फ एक ही है, प्लस ऑफ एक। आई एंड प्लस ऑफ टू आई इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन यहाँ से आया। अब दूसरा लूप लाओ, मैं इस जगह में लगा लेता हूँ। कैसे करके जाऊँ? ऐसे करके घूम जाता हूँ। ठीक है, इस तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ मैं। तो कितना आएगा? प्लस ऑफ आर इंटू आई वन माइनस ऑफ आई टू, और फिर माइनस ऑफ टू आर इंटू आई टू, और माइनस का उल्टा फिर प्लस ऑफ, यहाँ पे आया प्लस ऑफ आर इंटू आई माइनस ऑफ आई टू इज इक्वल टू जीरो। आर आर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? आई वन माइनस ऑफ आई टू माइनस ऑफ टू आई टू प्लस आई माइनस ऑफ आई टू इज इक्वल टू जीरो। तो आई वन कितना है? एक, ये एक ही है क्या? आई वन सिर्फ एक ही है। तो आई वन, और आई टू कितना है? ये आई टू 3I -8। माइनस
4 हम्म I2 और माइनस ऑफ 2, सॉरी माइनस ऑफ I, प्लस ऑफ I है ना, हाँ, प्लस ऑफ I इज इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, I के टर्म्स में ही आंसर लेना है मुझे। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 निकालो I के टर्म्स में। निकल सकता है क्या? इधर I1 है और ये इस तरफ I1 है और ये I2 है और ये I2 है। तो किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। सेकंड इसको कर इक्वेशन लूँ, 5 से चलो ठीक है, कर लेते हैं। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5I1 माइनस ऑफ 20I2 प्लस 5I इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को नीचे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ 5I1 प्लस I2 प्लस ऑफ 2I इज इक्वल टू 0। और दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 5I कैंसिल आउट, और ऐड करने के बाद कितना आया? 21 माइनस ऑफ, ऐड होगा माइनस या 19 सब्ट्रैक्ट होगा? 19 हाँ, 19I2 प्लस 7I इज इक्वल टू 0। तो इधर से कितना आया? एम्प्लाइज I2 इज इक्वल टू कितना आया? 7/9 I. 7/19I। ये, अब I1 निकाल के बता दो जल्दी से मुझे, I1 कितना आ रहा है? इधर से ही निकाल लो, I1 कितना आएगा, विच इज 4I2 माइनस ऑफ I। तो 4I2 का वैल्यू पुट कर लो, 28I2, सॉरी I डिवाइडेड बाय 19 माइनस ऑफ I। तो 28 माइनस 19 कर लो, कितना आ रहा है? 9I/19 9 by 9I/19। ठीक है, ये निकल गया। अब मैं लूप लॉ लगाऊंगा सबसे बड़े वाले में। तो दिस इज I1, मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लेता हूँ, I1 और ये हमारा I2। अब सबसे बड़े वाले में लगाता हूँ मैं। ऊपर देखो किधर से चल रहा हूँ मैं, इधर से चलना स्टार्ट करूंगा और इधर से चलूंगा ऐसे करके, ये ये ऐसे करते हुए और वापस इस जगह पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का उल्टा प्लस, किधर इक्वेशन लिखूं मैं, एक मिनट। हम्म, चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे माइनस पहले उल्टा होगा प्लस, प्लस ऑफ v, और फिर ऊपर जाएंगे पॉइंट ए के पास, तो ये हो जाएगा 2R, और उससे करंट जा रहा है I1 और माइनस साइन, फिर प्लस का उल्टा माइनस, और 2R इंटू I2, I2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना? ये आ जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, तो v इज इक्वल्स टू 2R को कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? I1 प्लस ऑफ I2। सही है क्या? अब I1 और I2 को ऐड करो, I1 और I2 को ऐड करो, 2R इंटू I1 का वैल्यू कितना? 7 बाय, सॉरी उल्टा कर लिया, चलो कोई नहीं, I2 का वैल्यू पुट कर लो, 16/99 और 9I/19। तो ये कितना हो जाएगा? 16 विच इज इक्वल्स टू 2R इंटू 16I डिवाइडेड बाय 19।
तो यहां से मेरे पास एक प्रॉपर v इज इक्वल टू आई इंटू आर का फॉर्मेट निकल करके आया प्रॉपर, दैट v इज इक्वल टू आई इंटू आर, विच इज कितना हो गया है 32 डिवाइडेड बाय 19 आर। तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 32/19 आर। काफी बड़ा और लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो जनरली क्वेश्चन में आएगा नहीं, अगर आया है तो मेंस में अगर आया तो छोड़ देना है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग 4 नंबर के लिए हम लोग करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर सब कुछ क्वेश्चन तुमने कर लिया, अब कुछ करने के लिए बचा नहीं, तो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में इसे हम लोग कर सकते हैं, एडवांस में भी सोच सकते हैं, मेंस में तो बिल्कुल नहीं। अब इसका एक सिंपल मेथड, सिंपल क्वेश्चन भी आता है जिसमें कि हम लोग थोड़ा सा क्या बोले, सिमेट्री देख करके क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो वो भी हम लोग करेंगे। ये समझ में आया क्या सबको? सर इसको सिर्फ हाँ ऐसे सर। करते हैं क्या, मतलब बोलो इसके क्या और बोल रहे हो? नहीं है? क्या और कोई दूसरा मेथड? हाँ सर, मैं वही पूछ रहा था कि और कोई नहीं, इसमें मैंने कोई सिमेट्री डाला ही नहीं, कोई भी सिमेट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब इसका कोई मेथड नहीं है, जनरल मेथड कुछ भी नहीं है, शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, ये मेथड से ही करना पड़ेगा जैसा मैंने अभी बताया। ठीक है। ओके सर। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसमें कि सिंपल हम लोग कभी कभी सिमेट्री लगा देंगे। सिमेट्री क्या लग जाएगा, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है कुछ इस तरीके से, ये रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस इस तरीके से। तो ये आर है और ये 2R है, ये आर है और ये 2R है, और बीच में रेजिस्टेंस लग गया है आर। और इस जगह पे एक बैटरी लगा दिया अभी। ठीक है, बैटरी लगाता भी नहीं है, तो मैं क्या बोल दिया जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला जाएगा। ऐसे करके दे दिया जाएगा, बोलेगा फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, तो इसमें एक सिमेट्री लगता है, मैं वो बता देता हूँ। क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं है सर, नहीं है, नहीं अनबैलेंस। है। अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड है तो मुझे पता है कि इधर से अगर करंट आई आ रहा होगा, तो इधर जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा। ठीक है, और इधर जो करंट जाएगा वो I2 जाएगा, और इसमें कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा हमें पता नहीं है। लेकिन क्योंकि सिमेट्री दिख रहा है, तुम अगर इस तरफ से आ रहे हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम आर की तरफ जाओ या तो तुम 2R की तरफ तो जाओ। लेकिन सपोज करंट अगर बी की तरफ से आ रही होती, तो क्या तुम्हारे पास भी दो ऑप्शन बिल्कुल आइडेंटिकल मिलता, या तो तुम आर की तरफ जाओ या तो 2R की तरफ जाओ। बोलो है कि नहीं? सर। डेट मीन्स हाँ सर। जब करंट आउट होगा तो उस समय भी इससे, क्योंकि इन क्या है I1 से, तो इससे एग्जिट करेगा I1 से, और इससे एग्जिट करेगा I2 से। ये सुपरपोजिशन कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है। सुपरपोजिशन से काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, सर्किट को सॉल्व किया जाता है। इरोडो में भी प्रॉब्लम दे रखा है, नेट प्रॉब्लम, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाँ किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे बच कम हो गए, है ना। इसमें अगर तुमने पहले ही बता दिया कि इसमें करंट जाएगा I1 और इसमें करंट जाएगा I2, तो इधर से करंट कितना निकल जाएगा I2, और इधर से करंट निकल जाएगा I1, और इक्वेशन हमारा काफी आसान हो गया। इसमें तुम करंट कुछ एज्यूम कर लेना I2 या I3 जो भी है, और वापस से सेम तरीके से जैसे ऊपर किया था वैसे कर लेना, तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अदरवाइज दोनों में से कोई भी मेथड अपनाओ, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है क्या? यस। चलो अब इस पे पेस्ट क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। तो फटाफट आर इक्विवेलेंट निकालते जाना है तुम लोगों को। ये एक ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस,
आर 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 एंड आर। तो ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है तुम्हें। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। निकालो कितना आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन। और ये 3, ये आर और ये आर। इमेजिनेशन को बढ़ाओ और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखो, तभी जा करके समझ में आएगा। अदरवाइज तुम्हें लगेगा ये क्या है। ए एंड बी और आर इक्विवेलेंट निकालना है क्रॉस ए बी। कितना है, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले अगर क्वेश्चन को तुम अच्छे तरीके से देखो तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये दोनों भी पैरेलल में और ये दोनों भी पैरेलल में, और फिर सभी रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, विच इज R/2 R/2 एंड R/2। और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3R/2। आया था किसी का। हाँ सर। इसका आर इक्विवेलेंट कितना आया। अगर इस क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको तुम थोड़ा पुल कर लो, इधर खींच लो, और इसको पुल करके इधर खींच लो, तो ये जो रेजिस्टेंस है वो ऐसे हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। तो तुम्हें ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा और उसमें भी बैलेंस्ड होगा ये कुछ ऐसा, ये ऐसा आर 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 एंड आर। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ जिसमें इसका कोई काम नहीं है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ऊपर दो रेजिस्टेंस सीरीज में, नीचे दो सीरीज में, फिर पैरेलल में जाएगा। तो 2R पैरेलल में गया तो कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, सिर्फ आर। आया था किसी का, बोलो। नहीं नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर बोलो। सर पोटेंशियल डिफरेंस करके बताइए ना। पोटेंशियल डिफरेंस से करके मतलब नहीं समझा। सर वी और जीरो एल्सियम। एक मिनट, ये आर दे रखा है और ये ऐसे दे रखा है। तो पूछा गया बताओ ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। हाँ, किस में बोल रहे हो, इस वाले में। हाँ सर। इस वाले में तुम अगर उस तरीके से करोगे ना तो फिर से तुम्हारा इसी टाइप का जम्बल्ड इक्वेशन, जम्बल्ड आ जाएगा, सर्किट तुम्हारा रिजॉल्व नहीं होगा, फिर से जम्बल्ड हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा करने का। बराबर है क्या। तो बेटर है कि थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर लो, रिकंस्ट्रक्ट कर लो, तुम्हें आराम से दिख जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। सर वही मैं Clear? मतलब पूरा जंबल हो गया। हाँ, जम्बल्ड हो जाएगा ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। वो वापस से ऐसा ही बन जाएगा, तुम वापस से बनाओगे ना वापस से ऐसा ही बन जाएगा। हम्म, सर। बोलो। सर आपने ये पहले क्वेश्चन कराया था, मतलब उसमें रेजिस्टेंस 0 आया था क्योंकि आपने बताया कि एक वायर के बिल्कुल। आएगा। तो हम्म हम्म। सर आपने पहला क्वेश्चन दिया सर, उसमें पहले वैसे क्वेश्चन में जाने का तरीका ही नहीं है। बताओ, कोई भी एक ऐसा जगह जो वायर हो, सिंपल करंट को रेजिस्टेंस से पास करना ही पड़ेगा। हाँ सर, तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है ना सिर्फ। स्ट्रेट लाइन में क्यों जाएगा, पानी को बहने का दो तरीका है। एक इस तरफ से स्लोप आ रहा है, मान लो 37 डिग्री का स्लोप मिल रहा है, और इस तरफ से भी 37 डिग्री का स्लोप मिल रहा है, तो पानी क्यों इसी डायरेक्शन में जाए, सिर्फ वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा। दोनों डायरेक्शन में जाने से पीछे से मतलब लाइन होगा तो धक्कम धुक्की नहीं होगा, काइंड ऑफ ऐसा समझ लो, है ना। तो आधा वॉल्यूम इधर निकल जाएगा और आधा वॉल्यूम इधर निकल जाएगा और फ्लो मेंटेन होगा। लेकिन अगर इधर स्लोप होता 57 डिग्री तो ज्यादा स्लोप हो गया, मतलब ऐसा काइंड ऑफ स्लोप 57 डिग्री, तो पानी इस तरफ ज्यादा जल्दी से बहने की कोशिश करेगा रेदर देन 37 डिग्री।
बराबर। रेजिस्टेंस को भी तुम उसी तरीके से सोचो, वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगा। ओके सर। इस क्वेश्चन को किया गया, आ रहे क्या? चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो अगर तुम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा तो ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये वाला चीज, अगर तुम इस पॉइंट को ध्यान से देखो तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा ऐसे करके, दिख रहा है क्या? तो इस रेजिस्टेंस का कोई हाँ यूज नहीं सर। है, मतलब नहीं, क्या हाँ दिख सर, गया या नहीं दिखा? दिख गया। दिख दिख गया गया ना? दिख हाँ। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए इधर एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, फिर इधर रेजिस्टेंस, फिर इधर रेजिस्टेंस। सो ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, और आगे गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा? आर, ये है आर, ये है आर, तो कितना आ जाएगा? 3R। तो दिस इज 3R एंड दिस इज आर, और ये ए और ये बी। क्लियर है क्या? अब ये दोनों पैरेलल में है, तो निकाल लो। 3R इंटू आर डिवाइडेड बाय 3R प्लस ऑफ आर। अब ये आ जाएगा तुम्हारा 3R/4। दिस इज आर इक्वलेंट। सही है क्या? आया था किसी हाँ का? सर। आया था, है ना? तो अब आगे करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा करते हैं, पहले सिमेट्री पढ़ लेते हैं, सिमेट्री के बाद फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। दो तरह के सिमेट्री होते हैं, सिमेट्री इन सर्किट्स। सिमेट्री इन सर्किट्स और रेजिस्टेंस में देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें हम लोग बातें करेंगे। तो पहला जो सिमेट्री होता है, एक पैरेलल सिमेट्री होता है, और एक होता है परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है। पैरेलल, अगर ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, और इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया है, और बीच में कुछ भी सर्किट्स वगैरह गिवन होंगे। तो पैरेलल का मतलब ये हो गया कि मुझे ए बी से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ करना है। सो दिस इज पैरेलल, और मुझे ऊपर वाला और नीचे वाला सिमेट्री चेक करना है। परपेंडिकुलर सिमेट्री में क्या होगा? वापस से सेम वही चीज कंस्ट्रक्शन बना देता हूँ। ए और बी के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है, और बीच में कुछ सर्किट होंगे। तो मुझे क्या करना है? ए और बी से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है, और फिर मुझे इस पार्ट और इस पार्ट का सिमेट्री देखना है। तो ये दो तरह के सिमेट्री होते हैं। पैरेलल सिमेट्री में हम लोग एक और नाम यूज करते हैं, पैरेलल सिमेट्री को हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री भी बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज करते हैं। और परपेंडिकुलर सिमेट्री को हम लोग इसे क्या बोलते हैं? मिरर सिमेट्री। इसे हम लोग मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ही बेसिक शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बोलने के लिए शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं लोग, लेकिन बिल्कुल बेसिक पॉइंट को कंसंट्रेट करता है, और उससे फिर हम लोग ये सब चीजें बताते हैं कि हम लोग सिमेट्री किस तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हम लोग का। फर्स्ट इज परपेंडिकुलर सिमेट्री या फिर मिरर सिमेट्री। और फिर परपेंडिकुलर सिमेट्री।
बराबर है। तो इसको एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे और एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये है लोकेशन ए, मतलब कि सर्किट में पॉइंट ए और बी दे दिया गया, और ए बी के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना होगा। तो हम लोग इसमें सर्किट में सिमेट्री जैसे देखेंगे हम लोग लगाएंगे। मान लो कि इस तरीके से कोई भी सर्किट बीच में होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखूंगा कि ये पार्ट और ये पार्ट आइडेंटिकल है या नहीं। अगर आइडेंटिकल है तो इसे बोला जाएगा मिरर सिमेट्री। ठीक है। और मिरर सिमेट्री लगने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली हम लोग करते क्या हैं, उस चीज को समझते हैं। ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास एक सर्किट है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्किट है, कुछ ऐसा दे दिया गया है। कुछ इस टाइप का सर्किट दे दिया गया, और इसमें सभी का रेजिस्टेंस आर दिया गया है, आर 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 एंड आर। और ये बोला गया बताओ ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिरर सिमेट्री अप्लाई करेंगे। मिरर सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, और लाइन ड्रॉ करने के बाद बेसिकली ये मिरर रख दो यहाँ पे, तो क्या एग्जैक्टली इसका इमेज इस तरफ तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, वो देखने का मतलब हुआ। तो इसीलिए इसको मिरर सिमेट्री बोलते हैं हम लोग। समझ में आया क्या। तो हाँ सर। क्या मिरर इमेज दिख रहा है, क्या है या नहीं है। हाँ है। है, बिल्कुल है, मिरर सिमेट्री है इसमें। और मिरर सिमेट्री है तो इसका मतलब क्या है, मिरर सिमेट्री अगर है तो हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि इस जगह पे जो रेजिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं है। बेसिकली जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पे जीरो करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे किसी काम का नहीं है। बीच में जो भी चीज है वो काम का नहीं है, तो उसको हटा दो और मेरा सर्किट जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से। तो इसको हटा दो यहाँ से, और अब ये सर्किट हमारे लिए काफी आसान हो गया। आर आर आर, अब कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, दिख रहा है तुम्हें, विच इज आर। और किसी ने अगर इसको अच्छे तरीके से देखा हो तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, आर। बैलेंस्ड वो भी। तो भी हम लोग रेजिस्टेंस आर को हटा सकते थे। समझ में आया क्या। तो भी हम लोग आर रेजिस्टेंस को हटा सकते थे, तो ये भी काम हम लोग कर सकते थे। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये कुछ इस टाइप से सर्किट दिया गया है। ये ए है और ये बी है। तो पूछा गया ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट कितना होगा। सारे रेजिस्टेंस सेम है, सारे रेजिस्टेंस आर है, निकालो। हाँ सर, 4R/3 आ रहा है। ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो ये एक मिरर सिमेट्री मुझे दिख रहा है कि हाँ इस पार्ट और इस पार्ट का मिरर इमेज एग्जैक्टली है। तो मुझे क्या करना चाहिए, देखो ये जो मिरर सिमेट्री है ना वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है, कि करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। मिरर होने का मतलब ये हो गया कि इस तरफ से जितना करंट जा रहा है I1, तो इस तरफ से भी उतना ही करंट जाएगा I1। अगर इस तरफ से करंट जा रहा है I2, तो इस वाले से करंट जाएगा I2। ये मिरर इमेज है, तो करंट का भी मिरर इमेज हो रहा है, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे अगर I3 जा रहा है
तो इस तरफ भी कितना आ जाएगा, I3। अब यहाँ पे बात आया, तुम अगर ध्यान दो तो क्या I3 करंट इधर से आया और इधर चला गया, है कि नहीं? क्या इसका करंट इस वाले में गया क्या, ये करंट इसमें गया क्या, या नहीं। फिर इधर से करंट इधर गया क्या? नहीं। अगर करंट एक दूसरे में गया ही नहीं तो वहां पे इन दोनों को कनेक्ट करके या फिर ज्वाइंट बना के रखने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। बराबर है क्या? तो मैं उसको हटा देता हूं, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो ये अब आराम से ऐसे सर्किट बन जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? बोलो। यस यार सर। ये आर और ये आर क्यों हटाया, रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो करंट है वो इसी के तरफ चला गया है, वो इसके तरफ जा नहीं रहा है, ना ही इसका करंट उधर जा रहा है। तो अगर नहीं जा रहा है तो उस जगह पे रखने का कोई मतलब नहीं है, ज्वाइंट बना करके रखने का कोई जरूरत नहीं है। तो उसको ज्वाइंट मैंने बस खोल दिया और कुछ नहीं किया। अब देखो ये आराम से एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हमारे पास क्वेश्चन बन करके आ गया, और इसको हम लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा, 2R और R गया पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2R/3। और ये R और ये R इसके साथ सीरीज में है, तो ये 2R हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 8R/3। और ये नीचे है 2R, और ऊपर वाले के साथ पैरेलल में गया। इस पूरे का जो रेजिस्टेंस निकला मेरा वो ये निकला, और नीचे का कितना है, 2R। इसके साथ पैरेलल में ले लो, 2R इंटू 8R/3 डिवाइडेड बाय 8R/3 प्लस ऑफ 2R। अब आंसर निकाल लो, इससे कितना आ रहा है, बताओ कितना आया। 16/14 आर। R/14, दिस विल बी द R इक्विवेलेंट। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, इसको हम लोग आगे जाकर के करेंगे। उससे पहले हम लोग एक और सिमेट्री बचा हुआ है, दैट इज पैरेलल सिमेट्री, उसको कर लेते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री को। सर बोलो। सर वो आपने ऐसा अज्यूम किया ना कि मतलब करंट वहाँ पे नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, अज्यूम नहीं करा हमने, ये हमें डेटा बता रहा है। ये जो मैंने थियोरेटिकली काम किया वो चीज मुझे बता रहा है, क्योंकि बोला I3 जो करंट है, मिरर इस तरफ बना तो इधर भी I3 जा रहा है, तो ये इसी तरफ चला जाएगा करंट। I3 इसी तरफ चला गया। अगर डिफरेंट I3, यहाँ पे I3 ना होकर के कुछ भी होता, डिफरेंट करंट था, या I3 से ज्यादा या फिर I3 से कम, तो फिर मैं इस जॉइंट को नहीं हटा पाता। समझ में आ रहा है? तो फिर मैं उस जॉइंट को नहीं हटा पाता वहां से, और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता। सर और तो ये तभी पॉसिबल हो पाया जब ये रेजिस्टेंस वगैरह सभी सेम है, मिरर इमेज बन पा रहा है, क्योंकि करंट भी उसी तरीके से चूज कर पा रहा है, वाटर के फ्लो की तरह समझो करंट को। सर तो ठीक है। हमने ऐसा अज्यूम किया ना कि ये सिमेट्रिकल है, तो मतलब बीच में से हाफ कट किया। अज्यूम क्या करा, सिमेट्री है इसमें, हमने तो कुछ अज्यूम नहीं करा ना, सिमेट्री तो दिया गया है ना भाई। तो सिमेट्री मैंने लिया, और सिमेट्री ले करके फिर मैंने करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली इस तरीके से आ रहा है कि ये जो करंट है वो इधर फ्लो कर ही नहीं रहा है, तो फिर वहां पे ज्वाइंट बनाने का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ सर समझा, थैंक यू। नेक्स्ट इज सेकंड सर इज, बोलो। सर अगर जो सिमेट्री जो बता मतलब इधर से सिमेट्री, सर एक मिनट ऊपर कीजिए ना। हम्म बोलो। सर जो बीच में जो ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल में रेजिस्टेंस है, हम्म सर अगर उसको ऊपर किया तो, इसको ऊपर क्या किया? सर मतलब ऐसा पहाड़ के जैसे बना दिया तो उसको ऊपर किया।
पहाड़ के जैसा बना दिया ऐसे। हाँ हाँ सर। हाँ तो तो सर क्या वैसे बोलना, सॉल्व। तो कैसे सॉल्व होगा? वीट स्टोन ब्रिज बन गया क्या ये? एडिट करून दाखव ना। हाँ सर सर्किट, मतलब टिल्ट, बोलो बोलो। सर वो टिल्ट कर दो उसे 180 डिग्री रोटेट टाइप। हाँ किसको सर टिल्ट मतलब कर ऐसे दूं? ऊपर कर दिया बस। उसका जो नीचे पीक है वो ऊपर कर दिया। और ये पी पॉइंट की बात कर रहे हो क्या? ये पी पॉइंट? हाँ हाँ वो ऊपर कर दिया। हाँ तो अब, हाँ सर फिर ऐसे तो हो जा रहा था ना। हाँ तो वही सर्किट को तुमने रीड्रॉ कर दिया ना, तो डिफरेंट क्या है? नहीं फिर सर उसी मतलब यही यही कंडीशन सेटिस्फाई होगा जो आपने बताया वो। हाँ ये जो यहाँ पे मैंने बताया, ये कि हाँ पॉइंट जो है यहाँ पे, पॉइंट में रहने का कोई जरूरत नहीं है। ये जैसे तुमने हटाया, फिर ये आ गया स्टेप। उसके बाद तुमको जैसे रिकंस्ट्रक्ट करना है तुम करो। जो सिमेट्री का क्वेश्चन था, सिमेट्री में मुझे बस इस पॉइंट को हटाना था, और कुछ नहीं। ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन ये और ये एग्जैक्टली सेम रिकंस्ट्रक्ट किया गया है बस। तो तुम दोनों में से किसी से भी आर इक्विवेलेंट निकालो, सेम ही आएगा। नेक्स्ट इज फोल्डिंग सिमेट्री, और इसको हम लोग पैरेलल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। तो पैरेलल सिमेट्री, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एग्जाम्पल के बाद समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके से दे रखा है कोई सिस्टम। ठीक है, ऐसा सिस्टम दे रखा है। थोड़ा सा फिगर खराब बन गया। ऐसा दे रखा है, और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। बोला गया कि बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, सभी रेजिस्टेंस इसके आर है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करूंगा। ये ए बी से पास करना चाहिए पैरेलल लाइन, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ए बी से पास करने वाला लाइन ही होना चाहिए। तो ए बी से पास किया लाइन, क्या ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है कि नहीं? हाँ हाँ सभी सर। सेम है। और ये किस फैक्ट पे बेस्ड है? तो बोला गया कि अगर ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट सेम है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको फोल्ड कर लेता हूँ। ये पेपर को जैसे फोल्ड करते हैं ना ए बी के अबाउट, वैसे उसको फोल्ड कर दो, और फोल्ड करने के बाद ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स कंबाइन हो जाएंगे। जैसे पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, तो ये दोनों इसके ऊपर जाके ओवरलैप हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम अब मुझे दिखेगा, देखना अच्छे से। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस। जब तुम इसको फोल्ड करोगे, तो क्या ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाएगा? तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर बाई टू, क्योंकि आर सभी का रेजिस्टेंस दिया था, ऑल आर आर। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये इसके ऊपर जाकर के फोल्ड होगा, तो ये आर रेजिस्टेंस हो जाएगा, आर बाई टू हो जाएगा। मैं ड्रॉ करके ही बता देता हूँ, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट। हम्म तो ये जो रेजिस्टेंस है इस जगह पे, वो आर है, और ये आर, सभी रेजिस्टेंस आर है, ऐसे मैंने डाल दिया। अब क्योंकि फोल्ड करना है, तो इसके ऊपर एक जाएगा ऐसा करके, और इसके ऊपर जाएगा एक ऐसा करके, और यहाँ पे भी एक आएगा रेजिस्टेंस ऐसा करके। और ये है हमारा पॉइंट ए, और ये है हमारा पॉइंट बी। तो कितना हो जाएगा आप बताओ? इस सर्किट को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करो।
ये हो जाएगा R/2, और फिर ये कितना हो जाएगा R/2, और ये कितना हो जाएगा R/2, और नीचे वाला तो R ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं चढ़ा है। अब इस पे वापस से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाएंगे, या फिर तुम देख लो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो ये R/2 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको तुम यहाँ से हटा दो, तो ये हट जाएगा। तो ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है, ये R/2, ये R/2, ये R और ये R, दिस इज A एंड दिस इज B। तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा R और नीचे आ जाएगा 2R, दोनों पैरेलल में, R and 2R divided by 2R plus of R, so R equivalent is equals to 2R/3, this is R equivalent। तो ये किस फैक्ट पे बेस्ड है, मैंने फोल्ड क्यों करा, रीजन क्या है, तो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि ये जो पॉइंट P का पोटेंशियल होगा और Q का पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इस तरीके से गया है कि जो करंट हमारा जाएगा दोनों में, तीनों में इनफैक्ट सेम जाएगा, इसमें I/3 जाएगा, इसमें I/3 जाएगा और इसमें I/3 जाएगा, क्योंकि तीनों से सिमेट्रिकल करंट को जाने में डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है कि मैं अगर पाथ 1 को चूज करता हूं तो ज्यादा प्रेफरेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, पाथ 2 को चूज करूंगा प्रेफरेबल, ऐसा कुछ नहीं है, थर्ड कुछ नहीं, तीनों आइडेंटिकल है, तीनों आइडेंटिकल है, तो तीनों में जो करंट जाएगा वो एग्जैक्टली सेम जाएगा, तो जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, तो पोटेंशियल का ड्रॉप सेम हो गया, तो फिर ये जो पॉइंट का पोटेंशियल होगा P का और ये Q का, वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल्स टू Q। तो अगर सेम है तो तुम इसको एक वायर से भी ज्वाइन कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट को फ्लो करना नहीं है, पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसीलिए मैंने क्या करा, इस पॉइंट को P को और Q को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद फिर हमारा वापस से सर्किट इस तरीके से डिजाइन हो गया कि मैं उसको अब सॉल्व कर सकता हूँ। समझ में आया क्या ये बात, हर एक जगह पे बस यस सिमेट्री सर। बताया जाता है, मैं तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ऐसा सिमेट्री लगा क्यों रही है, ये एक शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लोग शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, बोलते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक है, बस समझ लो, ठीक है, ये ऐसा चीज नहीं है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये प्रॉपर इसका नहीं सर, एक्सप्लेनेशन समझा। है, समझ में आना चाहिए। चलो, तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें सिमेट्री पे देता हूँ, तुम लोग करके मुझे बताओ, है ना। हाँ तो क्वेश्चन है, हम्म, ये अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा डायग्राम, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारे दिमाग हिल जाएंगे, करना करे कैसे, आंसर भी कभी कभी गलती से सही आ जाता है, तो कोई बात नहीं, करने की कोशिश करना। ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। अभी इसमें सारे रेजिस्टेंस आर हैं तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये एक स्क्वायर पिरामिड है, और इसमें सारे साइड्स के रेजिस्टेंस आर दिए गए हैं, और फिर पूछा गया कि इसमें ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये निकालो, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये जो चीज था इसको इस तरीके से किया क्योंकि यहाँ पे पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा, तो करंट इधर और इधर सेम था, तो करंट इसी तरफ से निकल जाएगा और करंट इस तरफ से निकल जाएगा, जिसके कारण से मैं लूप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और वापस से अब ये पैरेलल मतलब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बट जाएगा, और फिर इसको हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कुछ वैसा ही काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा, थोड़ा सोचो तुम लोग। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन 3D बना करके दे दिया है, लेकिन मैं इसको 2D में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, इसको पुश करो, और पुश करते हुए इसको प्लेन में लेकर के आओ, देखना ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हो रहा है क्या इस तरीके से, हाँ
है ना। तो ये क्वेश्चन 3D वाला था ही नहीं, ये प्लेनर क्वेश्चन बन गया है बेसिकली। अब इस क्वेश्चन को तुम आराम से कर सकते हो, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन ऊपर मैंने कराया ही है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो इसमें कौन सा सिमेट्री लग जाएगा? फोल्डिंग लगा दो, परपेंडिकुलर लगा दो, कोई सा भी लगा दो। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है, उसको हटा दो। और ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं, तो ये ऊपर में हो जाएगा 2R रेजिस्टेंस, बीच में आ जाएगा 2R रेजिस्टेंस, और नीचे भी आ जाएगा 2R रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? दैट इज 2R/3। बराबर है क्या? Yes, sir. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आया था किसी का आंसर? नहीं? चलो, अगर ये मतलब आपने जो अभी मेथड बताया वो क्लिक नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? तो फिर तुम्हें इसमें सिमेट्री लगाना पड़ता। कैसे सिमेट्री? बढ़िया से अगर तुम प्लेन देखो, तो इससे पास करने वाला एक प्लेन दिख रहा है, ऐसा। आया ना? अब तुम्हारा इमेजिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए इस चीज के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक हाँ प्लेन तुम अच्छे तरीके से कंसीडर करो, ये वाला प्लेन, है ना। हाँ सर। ये प्लेन जो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। बराबर है क्या? हाँ सर। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री भी मिल रहा है तुम्हें, और तुम इवन देखो अच्छे तरीके से तो फोल्डिंग सिमेट्री भी तुम्हें दिखेगा। ये प्लेन से पास करने वाला, ए और बी से पास कर रहा है एक प्लेन, हाँ दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर, दिख रहा मैंने है। बहुत ज्यादा बेकार कर दिया फिगर अब। तो इस तरीके के सिमेट्री तुम्हें दिखेंगे, सिमेट्री दिया गया है तभी क्वेश्चन तुमसे बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। क्लियर है? यस चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो और क्वेश्चन कराऊं या फिर डायरेक्ट आगे जंप करूं? चलो जंप करते हैं। बॉक्स प्रॉब्लम करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बॉक्स प्रॉब्लम काफी फेमस है। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं, और तीनों क्वेश्चन को मैं पहले प्रॉपर वे में कराऊंगा, सिमेट्री वगैरह से। उसके बाद फिर लास्ट में इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसके लिए तुम्हें सिर्फ डायरेक्ट आंसर याद रखने की जरूरत है, और वो भी एक लाइन में। ठीक है? तो ये तुम्हारे पास एक बॉक्स गिवन है, और बॉक्स के सारे साइड्स में रेजिस्टेंस है, बॉक्स के सारे साइड्स में रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट इसे तुम एक्स वाई जेड एक्सिस एज्यूम कर सकते हो, है ना। और जितने भी साइड्स दिख रहे हैं, मैं बना सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन थोड़ा फिगर बेकार लग जाएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है इसमें, ये रेजिस्टेंस है। तो टोटल कितने साइड्स हो रहे हैं बताओ? 6 साइड। है ना? 6। 6 हो रहा है क्या? फेसेस 6 हो जाएंगे ना। हाँ कितने सर। हो गए टोटल रेजिस्टेंस? टोटल रेजिस्टेंस कितने हो गए? 12. 12। ठीक है, टोटल 12 रेजिस्टेंस हैं, और सभी आइडेंटिकल है। सभी के वैल्यू क्या है? आर है। सभी रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है। अब इसमें 3 तरह के प्रॉब्लम्स मिलते हैं। पहला पूछा जाएगा एज के लॉन्ग, दूसरा पूछा जाएगा फेस डायगोनल के लॉन्ग, और तीसरा पूछा जाएगा बॉडी डायगोनल के लॉन्ग। बराबर है क्या? तो 3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं। पहला एज के अलोंग आर इक्विवेलेंट, दूसरा फेस डायगोनल, डायगोनल के अलोंग, एंड थर्ड बॉडी डायगोनल। ठीक है? तो इन तीनों का अलग अलग क्वेश्चन बनता है, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, किसके अलोंग बता दूं?
फेस डायगोनल के अलॉन्ग बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे मतलब पहले सबसे इजी जो है उसको करते हैं। फर्स्ट इज फेस डायगोनल। तो ये हमारे पास एक बॉडी है कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो फेस डायगोनल का मतलब ये हो गया कोई भी फ्रंट फेस है तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी के क्रॉस मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। दिस इज फेस डायगोनल। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है इसे क्या बोला जाएगा, फेस डायगोनल बोला जाएगा। तो इसीलिए फेस डायगोनल के क्रॉस हम लोग निकालने के लिए बोला जाता है। तो पूछा गया फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। बताओ कोई सिमेट्री दिख रहा है क्या? अगर किसी को कोई सिमेट्री दिख रहा है तो मुझे बताओ। इसमें एक परपेंडिकुलर सिमेट्री दिख रहा होगा तुम्हें, मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी, पैरेलल सिमेट्री दिखेगा तुम्हें। हाँ सर, वो बॉक्स को बीच में से काट दें। है ना, ये देखो, ये जो है इस जगह से ऐसा है ना, लाइन क्रिएट कर दे रहा हूं मैं। तुम मुझे सोच करके बताओ जल्दी से, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसको किस तरीके से हम लोग, बोलो, ये जो प्लेन हमारा बन रहा है, ये जो प्लेन दिख नहीं रहा है तुम्हें, ये एक जस्ट लाइन दिखेगा तुम्हें यहाँ पे क्योंकि प्लेन इस तरीके से। तो ये जो है ऊपर वाला और ये जो है नीचे वाला एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज प्लेन है और इस प्लेन के अबाउट ये जो है एग्जैक्टली सिमेट्री है, दिख रहा है। मतलब ऊपर वाला जो है और नीचे वाला बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है। तो फोल्डिंग सिमेट्री बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स और ये जो पॉइंट्स है, इन दोनों के पोटेंशियल क्या है, सेम। अगर इसको पॉइंट बोला पी और ये पॉइंट बोला क्यू, तो इसके पोटेंशियल सेम। और ये आर सॉरी ए भी बोल दो, नहीं आर इंटू एस बोल दो, एस या फिर टी जो भी है। तो पोटेंशियल ऑफ P is basically equals to the potential of Q and potential of R is basically equals to the potential of S। अगर ये सेम है तो मैं इसको क्यों ना ऐड कर लूं, ऐड इन द सेंस ज्वाइन कर लूं, है ना। तो ये फोल्ड होने वाला है, तुम ध्यान से देखना, इसको फोल्ड करूंगा मैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसा। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। है क्या, दिखा क्या? और कौन कौन सा रेजिस्टेंस जस्ट आधा हो गया है उसे देखो। तो कौन कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा जस्ट आधा होगा, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इसके साथ मैच करेगा, तो ये रेजिस्टेंस R/2 होने वाला है। ये रेजिस्टेंस इसके साथ मैच किया तो ये R/2 होने वाला है। पीछे वाला रेजिस्टेंस इसके साथ मैच किया तो ये भी R/2 होने वाला है। ये वाला रेजिस्टेंस किसी के साथ नहीं गया है तो ये तो R ही रहेगा। ये वाला रेजिस्टेंस भी किसी के साथ नहीं गया है तो ये R ही रहेगा। पीछे वाला रेजिस्टेंस इसका इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो ये R/2 हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल गया है तो ये हो जाएगा R/2। अब देखो सभी में तुमने डॉट लगा दिया, इनफैक्ट सारे रेजिस्टेंस को तुमने काउंट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्लैटन कर लो, और फ्लैटन करेंगे तो ये वाला जो चीज है ये सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ
दिस इज 3r/2। और कौन सा सीरीज में जा रहा है? ये दोनों सीरीज में जा रहा है, विच इज 3r/2। और कुछ है क्या? ये लोकेशन है r/2, दिस इज पॉइंट ए, और ये पॉइंट बी को मैं यहाँ पे ला दे रहा हूँ, दिस इज पॉइंट बी, और एक रेजिस्टेंस r/2, और ये जो r/2 है वो इस पॉइंट मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इस जगह पे कनेक्ट होगा, विच इज r/2। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या? Sir. है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो ये इसका रेजिस्टेंस बेकार है, इसमें करंट क्या हो जाएगा? 0। तो अब इसका आर इक्विवेलेंट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट विल बी ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो 3r/2, 3r/2, ऊपर 3r हो जाएगा और नीचे r हो जाएगा, तो 3r इंटू r डिवाइडेड बाय 3r प्लस ऑफ r। कितना आ जाएगा आंसर? बोलो। 3/4 3/4r। तो ये सिमेट्री समझ में आया गया? ये जो हमारा आर इक्विवेलेंट निकला है, ये फेस डायगोनल के क्रॉस निकला है, फेस डायगोनल। अभी बॉडी डायगोनल और एज के अलोंग बाकी है। आगे चलते हैं के साथ, क्योंकि ये प्लेन अगर तुम अच्छे तरीके से देखो तो ये अब सिमेट्री अच्छे से दिखा रहा है, फोल्डिंग सिमेट्री। तो मैंने पी पॉइंट को एस के साथ कनेक्ट कर दिया और आर को एस के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा फिर फोल्डिंग सिमेट्री से ऐसा रेजिस्टेंस बनेगा कॉम्बिनेशन। फिर मैंने इसको रिजॉल्व करके व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक। एज के अलोंग। तो नेक्स्ट इज एज के अलोंग हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो वापस से मैं ये इस तरीके से बॉक्स ले लिया, और फिर ये कुछ इस टाइप का बॉक्स है और सारे रेजिस्टेंस वगैरह हैं, ये सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हुए हैं। तो ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी, और मुझे ए बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, ये बताओ। सॉल्व करें? चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहले ये पॉइंट है और ये पॉइंट बी है। अब इसके क्रॉस मुझे सिमेट्री लगाना है, तो एक सिमेट्री जो है यहाँ पे तुम्हें आराम से दिख रहा होगा, ये प्लेन कुछ ऐसा, ये प्लेन ऐसा है, दिखा क्या ये प्लेन? Yes, sir. है ना? ये प्लेन क्या है? पैरेलल सिमेट्री लगा या परपेंडिकुलर लगा? कौन सा सिमेट्री लगा ये? क्योंकि ए और बी से पास कर रहा है ना, परपेंडिकुलर तो नहीं है, पैरेलल है, तो दिस इज पैरेलल सिमेट्री मैंने इसमें लगाया। दिस इज फोल्डिंग सिमेट्री बेसिकली। सर वो पैरेलल ट्री कहाँ से मतलब हाँ, मैंने क्या कहाँ? बोला था? पैरेलल में क्या होना चाहिए? पॉइंट ए बी से पास करना चाहिए। क्या वो प्लेन ए बी से पास कर रहा है? और परपेंडिकुलर में क्या होता है? ए बी से पास नहीं करता है, ए बी के परपेंडिकुलर होता है। हाँ या ना? हाँ तो क्या ये Yes. ए बी से पास कर रहा है? बिल्कुल पास कर रहा है। तो ये कैसा है? फोल्डिंग सिमेट्री। अब फोल्डिंग सिमेट्री है तो मुझे पता चल गया कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम। तो इन दोनों को कनेक्ट करूंगा मैं, और इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने वाला है? सेम। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा। अब देखना कैसा ये हमारा कंस्ट्रक्शन बन करके आता है। तो ये अगर तुमने इस तरीके से लगाया
तो ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा, और ये ऐसा, ये हो गया। और ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। अब देखो कौन सा रेजिस्टेंस किसके साथ गया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस पैरेलल में गया, तो ये R/2 हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस गया इसके साथ, तो ये R/2। और ये रेजिस्टेंस किसी के साथ नहीं गया, तो ये ऊपर वाला R ही रहेगा। ये वाला रेजिस्टेंस इसके साथ गया, तो ये R/2। सेम वे में ये भी R/2। अब इसकी बात करते हैं, तो क्या ये रेजिस्टेंस इसके साथ जाएगा, तो R/2 हो जाएगा, सो दिस विल बी R/2। ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा R, और ये वाला इसके साथ गया, वो तो मैंने लिख ही दिया। तो सारे रेजिस्टेंस काउंट हो गए हमारे। और तुम अगर इसको अच्छे तरीके से देखो, तो ये एक सीरीज पैरेलल का हमारा सिचुएशन बन गया। और साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आ सकता है क्या इसका आंसर? बोलो कितना आ रहा है? ऊपर वाला रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2R, और बीच में है हमारा R/2, ये R/2, ये R/2, और ये रेजिस्टेंस R, है कि नहीं? तो अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ बोलो सर। कितना आ जाएगा, निकाल के बताओ जल्दी से। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो यस सर। पूरा R इक्विवेलेंट निकाला, तो दिस इज R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एज। और ये कितना आया हमारा, 7R/12। क्या मैंने तीनों कर लिया क्या? बोलो, तीन थे ना हम लोग के पास। एक तो देखो एज के अलोंग था, और एक हमारा इसके अलोंग था बॉडी डायगोनल, और एक फेस डायगोनल के अलोंग था। तो तीनों हम लोगों ने कर लिए। नहीं सर, बॉडी बाकी है। बॉडी बाकी है, ओके ओके, बॉडी नहीं, एक मिनट देखो। जो हम लोगों ने किया, फेस डायगोनल किया, ये फर्स्ट, और दूसरा जो किया, हाँ हाँ सॉरी, बॉडी बाकी, बॉडी वाला कर लेते हैं। तो ये लास्ट वाला एक बॉडी डायगोनल बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास फिर से ये बॉक्स कुछ इस तरीके का है, और इसमें बॉडी डायगोनल के अगर क्रॉस पूछा है, तो जो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? ये ऐसा है, तो ये पॉइंट है हमारा ए, और ये हमारा पॉइंट बी, और ए बी के क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ठीक है, ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अब देखो वापस से मैं इसमें एक सिमेट्री लगा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोगों ने वो सिमेट्री लगाया था, जबकि मैंने बताया था कि जो करंट इन होगा और आउट होगा, कुछ इस फॉर्म से होगा कि हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। अगर करंट इस जगह से आ रहा है आई, तो इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ, तीनों तरफ अगर जाने की कोशिश करेगा, तो उसे सेम डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, है कि नहीं? तो करंट तीनों तीनों तरफ जाएगा, और तीनों तरफ कितना जाएगा, उतना ही जाएगा, इक्वल अमाउंट में। तो किस किस जगह का पोटेंशियल इक्वल होने वाला है, अगर मैं उस चीज को देखूं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा, और ये जो पॉइंट मिलेगा, इसके पोटेंशियल से इक्वल होने वाले हैं। तो अगर मैं इसको हैश से डिनोट करता हूं, तो इन तीनों के पोटेंशियल होने वाले हैं इक्वल। और अगर करंट इस तरफ से इन किया होता, तो क्या मैं बोलता तीनों जगह से सिमेट्री मिल रहा है इसको, तो यहाँ का दूसरे कलर से ज्वाइन कर सकता हूँ, इस लोकेशन का और इस लोकेशन का और इस लोकेशन का, क्या इन तीनों लोकेशन का पोटेंशियल इक्वल होता, है कि नहीं? क्योंकि करंट इधर से गया I/3 I/3 I/3, तो इधर से भी I/3 I/3
और I/3 आना पड़ेगा। एग्जैक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है मुझे। तो अब मैंने पॉइंट्स ले लिया, मान लो कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये स्टार और ये हैश। तो रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना इसको अच्छे से। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है हैश, और ये पॉइंट है स्टार। अब इसमें जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं मैं इसको कॉम्बाइन लगाते जाऊंगा। तो पहला ये रेजिस्टेंस किसके क्रॉस है? ए और हैश के क्रॉस। तो ए और हैश के क्रॉस है, मैंने डाल दिया। दूसरा रेजिस्टेंस ए और हैश के क्रॉस, तीसरा रेजिस्टेंस भी ए और हैश के क्रॉस है, तो मैंने डाल दिया ऐसा। अब और कौन कौन से रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस नहीं नहीं, ये वाला नहीं है। बराबर। तो ये वाला रेजिस्टेंस एक, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस दो, और ये रेजिस्टेंस तीन। क्या बी और स्टार के बीच में कनेक्टेड है? ये तीनों रेजिस्टेंस देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस सर। किसके क्रॉस कनेक्टेड है? बी और स्टार के। तो बी और स्टार के बीच में कनेक्टेड है, तो तीनों को मैंने आर डाल दिया। ये आर और ये आर, ऐसा बन गया। बाकी कितने बचे? टोटल 6 रेजिस्टेंस मैंने यूज कर लिया, इसका मतलब 6 रेजिस्टेंस और अनयूज्ड है। और वो 6 रेजिस्टेंस को तुम अगर ध्यान से देखोगे, तो वो सारे 6 रेजिस्टेंस जो हैं वो स्टार और हैश के बीच में। तुम खुद ही काउंट कर लो, मुझे तो पता ही है, तो मैं फिगर में ढूंढ ढूंढ करके बताऊंगा तुम्हें, उससे बेटर है कि तुम ही देख लो। सभी जो रेजिस्टेंस है वो स्टार और हैश के बीच में कनेक्टेड है, बाकी 6 रेजिस्टेंस। तो बाकी 6 रेजिस्टेंस को मैं इस जगह पे लगा देता हूँ, स्टार और हैश के बीच में। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 रेजिस्टेंस। क्या अब इसका आर इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है क्या? बोलो। हाँ, सिंपल है। हाँ। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? R/3। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/6, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, बताओ जल्दी से। कितना आ रहा है? 5R/6। 5R/6। दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस। बराबर। तो ये चीज हो गया हमारा तीनों जो भी तीनों तरीके थे वो हम लोगों ने देखी है। अब इसके शॉर्ट ट्रिक देख लेता हूं मैं, कि अगर मुझे क्वेश्चन गिवन होगा तो बार बार मैं इसको सॉल्व तो कर नहीं सकता हूँ, याद होना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस तुम्हें गिनती आना चाहिए। 1 2 3 4 5 का गिनती आता है? बोलो। हाँ है ना? तो सबसे पहले एज के अलाउंग था, फिर आएगा हम लोग फेस डायगोनल, फिर आएगा हमारा बॉडी डायगोनल। ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा। हम्म। तुम्हें बस 1 2 3 काउंट करना है और आंसर आते जाएगा। 1 2, फिर आएगा तुम्हारा 3 4 5 6 एंड 7। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया क्या? क्या करा हमने? 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और आर से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और चाहे तो तुम रेशियो वगैरह निकाल सकते हो। दिस इज एज के अलोंग, दिस इज फेस डायगोनल, एंड दिस इज बॉडी डायगोनल के अलोंग। बोलो, समझ में आया क्या सबको? सर मतलब हाँ ये सर। क्या मतलब हाँ बोलो। रेशियो सबका? हाँ, मैंने सबका फॉर्मूले लिख दिया। मैंने एज का फॉर्मूला ये होता है,
फेज डायगोनल का फॉर्मूला ये, बॉडी डायगोनल का ये। जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है डायरेक्ट आते हैं और उसमें रेजिस्टेंस गिवन होता है 2 ओम। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना। तुम फॉर्मूला याद रखोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना, बार बार तो सॉल्व करना टफ होता है। तो अगर इस तरीके से फॉर्मूले याद रखेंगे तो हमारे लिए काफी आसान रहेगा और इजी वे में कर सकते हैं। सर मतलब जेई में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि रेजिस्टेंस बताओ? आ सकते हैं ना, आ सकते हैं, यू नेवर नो, आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हम लोग इतने शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूलेज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जेई में कुछ भी पूछा जा सकता है, और कुछ भी पूछा जा सकता है तो हमें प्रिपेयर तो रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक कंप्लीट रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग सेल के कॉम्बिनेशंस वगैरह देखेंगे, बैटरी वगैरह कंबाइन करते हैं तो किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो होमवर्क कंप्लीट कर लेना, होमवर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारा होमवर्क में करंट इलेक्ट्रिसिटी का दे